नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय भाषा के अभिलक्षण विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, भाषा के अभिलक्षण अध्याय से जुड़े कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग भाषा के अभिलक्षण, जो इस पाठ का शीर्षक है, उसी पर विचार करते हैं। भाषा के अभिलक्षण, देखिए, अभिलक्षण का अर्थ मूलभूत लक्षण या विशेषताएं हैं। जब हम भाषा का संदर्भ मानवीय भाषा से लेते हैं तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषताएं या अभिलक्षण कौन कौन से हैं। ये अभिलक्षण ही मानवीय भाषा को अन्य भाषिक संदर्भों से पृथक करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पशुओं की अपनी भाषा होती है, पक्षियों की अपनी भाषा होती है, कुछ लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन जब व्यापक स्तर पर भाषा को हम लोग मानवीय भाषा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये सवाल सामने आ जाता है कि फिर भाषा की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, मूलभूत लक्षण क्या क्या है। और इन्हीं मूलभूत लक्षणों को भाषाविदों ने 17 बिंदुओं में बांटा है और भाषा के मनीषियों ने ये कहा है कि भाषा के कुल 17 अभिलक्षण हैं जिस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भाषा सामाजिक वस्तु है। देखिए, भाषा का डेवलपमेंट जो होता है वो इस सोसाइटी में होता है। भाषा सामाजिक वस्तु है। लैंग्वेज इज ए सोशल थिंग। इसमें दो लोगों की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, मिनिमम, जिसमें एक होता है वक्ता, बोलने वाला, दूसरा होता है श्रोता, सुनने वाला, या एक होता है लेखक, लिखने वाला, और दूसरा होता है पाठक, पढ़ने वाला। देखिए, भाषा की परिभाषा में कहा गया है कि भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। इसके द्वारा ही किसी समाज के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दे एक्सचेंज देयर व्यूज़। भाषा के लिए दो पक्ष जरूरी है, वक्ता और श्रोता। जैसे ही व्यक्ति एक से दो होते हैं, समाज के निर्माण की शुरुआत हो जाती है। यहीं से भाषा की सामाजिकता शुरू होती है। अगर हम लोग उस दौर में जाने की कल्पना करें जब दुनिया में केवल एडम नाम का एक ही आदमी था, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होगा, वो चुपचाप केवल घूम रहा होगा। लेकिन जब उसकी मुलाकात ईव से हुई, अर्थात दुनिया की पहली महिला से हुई, तो ये दोनों आपस में बातचीत करने लग गए और यहीं से सोसाइटी शुरुआत मानी जाती है और भाषा सोसाइटी में ही जन्म लेती है। भाषा का जन्म समाज में होता है और समाज में ही यह विकसित होती है। बिना समाज के भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि किसी बालक को जन्म के तत्काल बाद जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह भाषा का एक भी शब्द नहीं सीख पाएगा और ना ही उसे भाषा की जरूरत महसूस होगी। तो ये तयशुदा बात है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। अब आते हैं हम लोग दूसरे बिंदु पर। भाषा पैतृक या अनुवांशिक संपत्ति नहीं है। अनुवांशिक अर्थात जो हमें वंश में मिले, जीन में मिले, वो संपत्ति भी नहीं है, या वो संपत्ति भी नहीं है जो हमें हमारे पिता से मिलती है। ठीक है, ना ही ये हमारी बपौती है और ना ही ये हमें अनुवांशिक अर्थात जीन के माध्यम से मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक शिशु है, आप देख रहे हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है। सपोज ये हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, और किसी उड़िया भाषी परिवार वालों ने इसे एडॉप्ट कर लिया, तो ये हिंदी भाषी न कहलाकर उड़िया भाषी कहलाएगा, क्योंकि माँ की गोद में ये जो भाषा स्व रूप में सीख रहा है, अपने आप सीख रहा है, वह उड़िया होगी। इसीलिए कहा गया है कि ना इसे पैतृक रूप में मिला, ना इसे आनुवांशिक रूप में मिला। देखिए, भाषा ऊपरी तौर पर मनुष्य की जन्मजात संपत्ति है। बच्चा परिवार में रहकर कब भाषा सीख जाता है इसका पता नहीं चलता। सामान्यतः
3 साल का बच्चा उतनी भाषा जानता है जितनी व्यवहार के लिए आवश्यक होती है। वह बड़ा होता जाता है और उसकी भाषा का क्षेत्र भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। भाषा सीखने के लिए उसे कभी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा की यह अर्जन प्रक्रिया माँ की गोद से प्रारंभ होती है, इसलिए हम स्वभाषा को मातृभाषा कहते हैं। अर्थात जो भाषा वह स्वयं सीख लेता है और जिसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भाषा हमें माँ के दूध के साथ सहज मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो भाषा सीखने की आवश्यकता ही ना होती। यदि किसी एक बच्चे को 1-1.5 साल की उम्र में कोई गोद ले ले तो वह नए परिवार की भाषा को उतनी ही सहजता से सीखेगा जितनी अपनी माँ की भाषा को। तब उसके नए परिवार की भाषा ही उसकी मातृभाषा कहलाएगी। परंतु कल्पना कीजिए कि बच्चे को पूर्णतया भाषा विरहित परिवेश में रखा जाए तो क्या होगा। वह पूर्णतया गूंगा होगा और कोई भाषा नहीं सीख पाएगा। स्पष्ट है कि भाषा पैतृक या एक आनुवांशिक संपत्ति नहीं है। तो हम लोग ये जान पा रहे हैं दूसरे अभिलक्षण में कि भाषा पैतृक या आनुवांशिक संपत्ति नहीं है। अब हम लोग आते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। भाषा अर्जित वस्तु है, अर्थात इसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, ऊपर के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भाषा हम माँ के पेट से सीखकर नहीं आते, वह हमें अर्जित करनी पड़ती है। बच्चा अधिकतर भाषा व्यवहार से सीखता है। भारतीय काव्य शास्त्र में इस अर्जन प्रक्रिया का एक सुंदर उदाहरण मिलता है। एक बच्चे ने देखा कि एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, गाम आनयः, इसका अर्थ हुआ गाय लाओ। दूसरा व्यक्ति गया और कुछ समय बाद एक पशु के साथ लौटा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने दूसरे से कहा, अश्वम आनयः, अर्थात घोड़ा लाओ। दूसरा व्यक्ति फिर गया और एक अन्य पशु के साथ वापस आया। बालक ने इस व्यवहार से 3 शब्द सीखे, गौ अर्थात गाय, अश्व अर्थात घोड़ा और आनया अर्थात लाओ। वस्तुतः बच्चा अधिकतर भाषा इसी प्रकार से सीखता है। तो धीरे धीरे भाषा अर्जित की जाती है। एक साथ किसी कैप्सूल या टैबलेट की तरह आप इसे नहीं पा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ। भाषा नित्य परिवर्तनशील है। देखिए, नित्य परिवर्तनशील कहने का मतलब है जो लगातार बदलता रहे। उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ देखते हैं, भाषा निरंतर बदलती रहती है। यह परिवर्तन ध्वनि, रूप रचना, वाक्य विन्यास और अर्थ सभी क्षेत्रों में होता है। ध्वनि परिवर्तन के कारण संस्कृत के हस्त, कर्ण, अक्षि आदि शब्द हाथ, कान और आँख हो गए। एक रूप रचना के परिवर्तन के कारण योगात्मक संस्कृत भाषा हिंदी तक पहुँचते पहुँचते अर्थ अयोगात्मक हो गई। वाक्य विन्यास में भी परिवर्तन हुआ है और पद क्रम जरूरी हो गया। अर्थ परिवर्तन के चलते असुर जो थे पहले देवता माने जाते थे और बाद में अर्थ परिवर्तन के चक्कर में ये असुर राक्षस बन गए। उसी प्रकार पहले एक शब्द होती थी गवेषणा, अर्थात गायों की खोज करना, लेकिन अर्थ परिवर्तन के कारण अब गवेषणा का मतलब अनुसंधान हो गया। पहले आकाशवाणी अर्थात ईश्वर की वाणी हुआ करती थी और अब आकाशवाणी अर्थात रेडियो हो गया। वैदिक काल में 21वीं शताब्दी तक आते आते भाषा इतनी बदल गई कि आज का कोई हिंदी भाषा बिना प्रयास के उस काल की भाषा को नहीं समझ सकता। भाषा की परिवर्तनशीलता केवल समय तक ही सीमित नहीं है, स्थान के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता है। एक कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। इस परिवर्तन के कारण ही एक ही परिवार की भाषा सिंधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि अनेक भाषाओं में बदल गई तथा प्रत्येक भाषा की दर्जनों बोलियां और उपबोलियां बन गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील है और समय के साथ भाषा बदलती रहती है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ, जो है व्याकरण द्वारा नियंत्रित। जी हाँ, भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। ऐसा कहा गया है कि भाषा नित्य परिवर्तनशील है।
प्रयत्न लाघव, अज्ञान और अपूर्ण अनुकरण के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु व्याकरण इस परिवर्तन को नियंत्रित रखता है। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण भाषा परिवर्तन चाहती है और व्याकरण उसे स्थिर रखना चाहता है। अर्थात इसका एक सुंदर एग्जाम्पल देखिए। आज के दौर में हम लोग अधिकतर लोगों को इस लहजे में बात करते हुए देखते हैं। आप खाओगे क्या? आप लोगे क्या? आप मुझे दे दोगे क्या? देखिए, इसमें हम लोग आप जो इज्जत देने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम, वो तो सही है, लेकिन दोगे जो क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है, इन क्रियाओं का प्रयोग तुम के साथ किया जाता है। तो मतलब हम लोग एक तो इज्जत दे रहे हैं आप, और साथ ही साथ दीजिएगा की जगह दोगे क्या, आप लोगे क्या, आप करोगे क्या। तो ये क्या है? ये प्रयत्न लाघव, अज्ञानता और अपूर्ण अनुकरण का परिणाम है। लेकिन व्याकरण क्या कहता है? व्याकरण भाषा को बिगड़ने नहीं देता, उसे स्थिर रखता है। और व्याकरण कहता है कि आप लीजिएगा क्या, ये होगा। जैसे आप सर्वनाम के साथ लीजिए, दीजिए, कीजिए क्रिया का ही प्रयोग होना तर्क संगत है। एक विद्वान ने कहा है कि व्याकरण भाषा का पुलिसमैन है। भाषा एक व्यवस्था है, यदि उसे अनुशासन में न रखा जाएगा तो भाषिक अराजकता छा जाएगी और परिवर्तन की गति इतनी तेज हो जाएगी कि एक पीढ़ी की भाषा दूसरी पीढ़ी के लिए दुर्बोध हो जाएगी। इसीलिए भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है। आप भाषा तो पहले सीख लेते हैं, लेकिन भाषा का परिमार्जित रूप, परिनिष्ठित रूप, मानक रूप आप व्याकरण के अध्ययन द्वारा ही कर सकते हैं। अब आते हैं भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा। देखिए, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की स्थान और काल की दृष्टि से सुनिश्चित सीमाएं होती हैं। जैसे पंजाबी की सीमाएं पंजाब, बांग्ला की बंगाल, मराठी की महाराष्ट्र तथा गुजराती की गुजरात प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं तक व्याप्त है। हमारे देश में भाषावार प्रांत रचना हुई है, अर्थात भाषाओं के आधार पर प्रांत, प्रदेश, राज्य की स्थापना हुई है। अतः भाषाओं की सीमाओं को लेकर कोई संभ्रम की स्थिति नहीं है, परंतु यदि ऐसा न होता तो भी भाषाओं की सीमाएं स्वतः निर्धारित होती। यूरोप में तो अधिकतर भाषाएं संपूर्ण देश में प्रयुक्त होती हैं। काल की दृष्टि से भी भाषाओं की व्यापकता सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए आर्य भाषाओं के विकास क्रम पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि मध्यकालीन भाषाओं का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। इस 1500 वर्ष के कालखंड में भी 500 ईसा पूर्व से 0 ईसा तक का काल पाली का अर्थात गौतम बुद्ध की वाणी जिसमें लिखित हुई है वो पाली भाषा, 0 ईसा से 500 ईसा तक प्राकृतों का जिसमें वररुचि ने प्राकृत व्याकरण लिखा है, तथा 500 से लेकर 1000 तक अपभ्रंश का माना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा स्थित नंदुरबार और सूरत जिलों का काफ़ी विस्तृत भाग मराठी और गुजराती का संधि क्षेत्र है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो नंदुरबार है, ये नंदुरबार जो है, यहाँ पर आपको इस इलाके में गुजराती बाहुल्य भी मिलेगा और मराठी बाहुल्य भी मिलेगा। यही बात काल सीमा पर भी लागू होती है। 11वीं 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश में रचनाएं होती रहीं और दूसरी ओर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं ने भी पांव जमाने शुरू कर दिए थे। तो प्रत्येक भाषा की भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्वतंत्र ढांचा। देखिए, प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र ढांचा होता है। यस, ध्वनि, रूप रचना, वाक्य विन्यास और अर्थ की दृष्टि से हर एक भाषा की अपनी संरचना होती है। उदाहरणार्थ, हमारा परंपरागत मूर्धन्य स्वर री मराठी में रू है, हिंदी में री है। वैदिक भाषा की ध्वनि मराठी में विद्यमान है, हिंदी में नहीं। रूप रचना में भी उपर्युक्त दोनों भाषाओं में स्पष्ट अंतर है। मराठी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अतिरिक्त नपुंसक लिंग भी विद्यमान है, हिंदी में नहीं। अंग्रेजी में पूर्व सर्गों का प्रयोग होता है, भारतीय भाषाओं में परसर्गों का। ये पूर्व सर्ग और परसर्ग क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे
राम गोज टू मार्केट और राम बाजार को जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मार्केट से पहले टू आ रहा है और यहाँ बाजार के बाद को आ रहा है। तो जब बाजार के बाद अर्थात स्थान के बाद परसर्ग या प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं परसर्ग, अर्थात जहाँ जा रहा है उसके बाद को का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। हालांकि राम बाजार को जाता है ये वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से उतना सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया गया है। हमारा वाक्य विन्यास कर्ता कर्म क्रिया के पदक्रम पर आधारित है, अंग्रेजी का कर्ता क्रिया कर्म के। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक भाषा के अपने व्याकरणिक नियम और अपनी संरचना पद्धति होती है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जैसे राम ईट्स मैंगो और राम आम खाता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब जो है वो सेकंड में आ रहा है और ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है। लेकिन हिंदी का वाक्य विन्यास क्या है, पहले आ जाएगा कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म, उसके बाद वर्ब लास्ट में, राम आम खाता है। तो प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र ढांचा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कठिनता से सरलता की ओर। जी हाँ, भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। प्रयत्न लाघव, प्रयत्न करने में कमी मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, जो भाषा के विकास पर भी लागू होती है। ध्वनि रूप वाक्य रचना आदि सभी क्षेत्रों में भाषा सरलता की ओर गतिमान रहती है। संस्कृत के संयुक्ताक्षर पाली और प्राकृत में द्विताक्षरों में परिवर्तित हो गए और बाद में द्वित्व भी समाप्त हो गया। जैसे आदि शब्दों का विकास क्रम इसका प्रमाण है। जैसे संस्कृत में लिखते थे कर्म, पाली प्राकृत में था कम, हिंदी में हो गया काम। उसी प्रकार अक्षी मतलब आँख, पाली प्राकृत में अक्खी और हिंदी में हो गया आँख। तो ये है भाषा कठिन से सरल की ओर बढ़ रही है। द्विवचन का धीरे धीरे समाप्त हो जाना, विभक्तियों का घिसना और उनकी जगह परसर्गों का प्रयोग और क्रिया के तिड़त रूपों की जगह कृदंतों का प्रचलन भाषा की इस प्रवृत्ति का द्योतक है। अंग्रेजी में भी दाऊ अर्थात यू सिंगुलर, दी यू सिंगुलर, ये यू प्लूरल, डाई योर का योर फॉर्म है। तो ये सब जो है हम लोगों को विलियम शेक्सपियर के समय की कहानियों में इन सर्वनामों का प्रयोग देखने को मिलता था, अब नहीं देखने को मिलता है। आदि सर्वनामों का लुप्त हो जाना तथा स्ट्रॉन्ग क्रियाओं की जगह वीक क्रियाओं के प्रयोगों का बढ़ना भाषा के सरलता की ओर बढ़ने का उदाहरण है। तो हम लोग जैसे देखते हैं ए या एन, ये वीक फॉर्म है किसका, वन का। जैसे दिस, ये वीक फॉर्म है किसका, द का। सॉरी, दिस जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और दी वीक फॉर्म है। तो हम लोग देख रहे हैं भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। अब आते हैं अयोगावस्था की ओर। जी हाँ, भाषा संयोगावस्था से अयोगावस्था की ओर जाती है। यह भी प्रयत्न लाघव का ही एक रूप है। प्रयत्न लाघव कहने का मतलब है मनुष्य मुख सुख चाहता है, प्रयत्न कम करना चाहता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं संयोगावस्था में थी। वाक्य में शब्दों को नहीं पदों का प्रयोग होता था, पदक्रम का कोई महत्व नहीं था। संस्कृत में बालकः पुस्तकम पठति जैसे वाक्यों में सभी शब्द पद थे, तब अपदम न प्रयुजित भाषा का अनिवार्य सिद्धांत था। बाद में प्राकृतों और अपभ्रंशों में विभक्तियां लुप्त होने लगी। आज हिंदी में बालक पुस्तक पढ़ता है आदि वाक्यों में बालक और पुस्तक पूरी तरह अयोगात्मक शब्द हैं। पदक्रम से वे कर्ता और कर्म बन गए हैं। यह भारतीय भाषाओं के अयोगात्मक अवस्था की ओर बढ़ने का उदाहरण है। अंग्रेजी अयोगात्मक भाषा नहीं है, परंतु राम किल्ड रावण जैसे वाक्यों में कर्ता और कर्म पूरी तरह अयोगात्मक हो गए हैं। तो ये भी हम लोग जान पा रहे हैं कि भाषा संयोगात्मकता से अयोगात्मकता की ओर जाते हैं, क्योंकि पहले राम में ही
परसर्ग जुड़ा होता था, लेकिन अब राम अलग शब्द हो जाता है और वाक्य में प्रयोग होने के बाद पद का रूप ले लेता है, और इसके साथ हम लोग जो प्रयोग करते हैं परसर्ग वो स्वतंत्र होता है। इसीलिए अब संयोगावस्था नहीं अयोगावस्था प्रचलित है। भाषा परिवर्तनशील है। जी हाँ, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, अर्थात भाषा परिवर्तनशील है। हम लोगों ने एक और बिंदु पढ़ा है, भाषा नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, वो लगातार परिवर्तनशील है। पिछले बिंदुओं में कहा गया है कि भाषा नित्य परिवर्तनशील होती है, अतः उसका कोई अंतिम रूप होना संभव ही नहीं। मराठी में 20वीं शताब्दी में भी इतने परिवर्तन हुए कि पुरानी पीढ़ी के लोग इसे भाषिक अराजकता तक कहने लगे। वहाँ संस्कृत के तत्सम शब्दों का उच्चारण के अनुसार बदल लिया गया, जैसे रीति, नीति, कवि, मुनि संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन मराठी में आप रीति, नीति, कवि, मुनि ये शब्द बन गए हैं और आपको यही लिखना है, और मराठी में इन्हें शुद्ध मान लिया गया है। लेखन में अनुस्वार सर्वत्र लोप हो गया है। जी हाँ, सर्वत्र लोप कैसे हो गया है? जैसे पुराने ज़माने में हम लोग ऐसे लिखते थे बंदर, और अब हम लोगों को ये बोला जाता है कि ब के ऊपर अनुस्वार चिन्ह लगाइए, ऐसे लिखते हैं। अमेरिकी इंग्लिश में भी वर्तनी के क्षेत्र में ऐसी स्वच्छंदता आ गई है। जैसे अमेरिका में हम लोग देखेंगे तो कलर लिखना है तो COLOR, क्वालिटी ऐसे, प्रोग्राम ऐसे, लेकिन हम लोग इंग्लैंड में देखेंगे तो COLOUR चलता है। आदि वर्तनियाँ चल पड़ी। स्पष्ट है कि यह बदलाव एक ही पीढ़ी के जीवन काल में हुआ। कल और परिवर्तन होंगे और होते रहेंगे। अपवाद रूप में संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे पाणिनि के व्याकरण ने इतना स्थिर कर दिया है कि शताब्दियों की यात्रा में भी उसमें कोई बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मत है कि संस्कृत एक मृत भाषा है, अतः वह एक रूढ़िबद्ध ढांचे में बंधकर रह गई है, परंतु ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। संस्कृत आज भी जीवित है, वह हमारे जनजीवन में बहुत गहरे तक पैठ कर चुकी है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल संस्कृत के पढ़ने वाले उतने नहीं हैं, चूँकि संस्कृत में रोज़गार बहुत कम निकल रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं मौखिक रूप में सबसे पहले परिवर्तन होता है। भाषा के लिखित रूप से मौखिक रूप में सबसे पहले परिवर्तन होता है। देखिए, भाषा के मुख्य रूप से दो भेद प्रयोग में आते हैं, मौखिक तथा लिखित। परिवर्तन की नियम पहले भाषा के मौखिक रूप को प्रभावित करता है, लिखित को बाद में। अनुकरण की अपूर्णता, शारीरिक कारणों तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भाषा का मौखिक रूप अधिक परिवर्तित होता है। लिखित रूप प्रायः कम और बाद में बदलता रहता है। ऐसा भी बहुधा होता है कि भाषा का मौखिक रूप परिवर्तित हो जाता है और लिखित रूप ज्यों का त्यों रह जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि लिखित भाषा मौखिक की अपेक्षा कहीं अधिक स्थिर, जड़ तथा गतिहीन होती है। इसलिए भाषा के इन दोनों रूपों में अधिक अंतर्दृष्टिगत होता है। उदाहरण के लिए री, मूर्धन्य श आदि वर्णों का उच्चारण पहले कभी अपने ढंग से होता होगा, किंतु अब उनको री और स आदि के रूपों में उच्चरित करते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में इसका स्थान यथावत बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के उदाहरण बड़ी संख्या में दृष्टिगत होते हैं। उनकी वर्तनी आज पूर्ववत बनी हुई है, जबकि उच्चारण बिल्कुल बदल चुका है। जैसे नॉलेज देखिए, नॉलेज हम लोग बोल तो रहे हैं अलग से, लेकिन लिखित रूप में के पहले आ रहा है। ल्यूटिनेंट बोलते हैं लेफ्टिनेंट, नाइफ के बेकार है, डॉटर लेकिन देखिए लिख क्या रहे, ब्यूटी बुट हो रहा है लेकिन बोलते हैं बट, आवर हम लोग सिर्फ आवर बोलते हैं, एच होता ही नहीं, आदि इसी प्रकार के शब्द है। हिंदी में भी अनेक शब्दों का उच्चारण परिवर्तित हो गए हैं। जैसे राम को देख लीजिए तो रामा, गुप्त तो गुप्ता। मेरा टाइटल वास्तव में गुप्त है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं GUPTA और इस वजह से हो गया गुप्ता, तब से गुप्ता चल पड़ा। कृष्ण तो कृष्ण, बुद्ध तो बुद्धा, दिल्ली तो दहली। उसी प्रकार योग करोगे, योग बोलना चाहिए तो बोलते हैं योगा। सक्सेस मंत्रा, मंत्र होगा तो मंत्रा। गणेश तो बोलते हैं गणेशा। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है, अर्थात
मैच्योरिटी की ओर जाती है। भाषा प्रारंभ में स्थूल होती है, धीरे धीरे सूक्ष्म मनोभावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए उसकी अभिव्यक्ति क्षमता भी सूक्ष्म होती जाती है। मानव मस्तिष्क में सीधे जुड़े होने के कारण उसके विकास का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। बालक पहले वस्तुओं का ज्ञान उनके स्थूल रूप में ग्रहण करता है, बाद में धीरे धीरे वह अन्य सूक्ष्म भावों का परिचय प्राप्त करता है। इसी प्रकार भाषा का विकास भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। भाषा की दूसरी प्रवृत्ति यह भी है कि वह प्रारंभ में अनगढ़ या अप्रौढ़ होती है। अनगढ़ अर्थात सुंदर नहीं होती है, सुघड़ नहीं होती है, व्यवस्थित नहीं होती है, वो अनगढ़ होती है, वो इमेच्योर्ड होती है। उसमें व्याकरण संबंधी अनियमितताएं, ग्राम्य प्रयोग, अपवाद तथा अशुद्धियां देखने में आती है। बाद में भाषा प्रयोग और प्रतिष्ठा के कारण संस्कृत होकर व्यवस्थित तथा प्रौढ़ रूप धारण कर लेती है। अनेक लोक भाषाएं या बोलियां साहित्यिक रूप ग्रहण कर लेने पर कहीं अधिक प्रौढ़, प्राज्ञना और व्यापक हो जाती है। तो याद रखेंगे, कोई भी भाषा जो होती है प्रारंभ में अनगढ़ या अप्रौढ़ होती है, पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी के संदर्भ में एक और छोटा सा बिंदु ये भी है, भाषा मनुष्य को जन्म के साथ नहीं मिलती। शरीर के तुल्य भाषा भी उसे जन्म सिद्ध नहीं है। भाषा पैतृक परंपरा के रूप में अनायास नहीं मिलती है। भाषा सीखनी पड़ती है, अर्जित की जाती है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि मानव के जन्म के समय समाज में भाषा की स्थिति क्या है, पर वह बालक को स्वतः सिद्ध नहीं होती। बालक में बोलने की शक्ति है, उसे वाक शक्ति मिली है, परंतु शब्द और अर्थ का संबंध समाज से अर्जित करना पड़ता है। माता और पिता आदि से शिक्षण के द्वारा प्राप्त होने पर भी उसे पैतृक नहीं कह सकते। इस प्रकार भाषा जन्म से प्राप्त न होने के कारण जन्मसिद्ध नहीं है। जंगल में छोड़े हुए बालक कुछ भी बोलने में असमर्थ रहते हैं। भाषा आप अर्जित करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय शिक्षक विदेशों में जाकर अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में जाकर, यहाँ तक कि अमेरिका में जाकर भारतीय मूल के लोग वहाँ अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसका कारण ये है कि इन लोगों ने उस भाषा को बहुत ही गहराई से अर्जित किया है, उस भाषा का मानक रूप सीखा है, उस भाषा के व्याकरण में ये सिद्धहस्त होते हैं। वहाँ के साहित्य को इन्होंने बड़ी ही गहराई से पढ़ा होता है, तभी जाकर ये वहाँ पर जाकर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो भाषा पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं है। भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। विविध संकेतों और आंगिक साधनों के द्वारा अपना अभिप्राय स्पष्ट रूप से श्रोता तक नहीं पहुंचाया जा सकता। भाषा के द्वारा बोलकर भावों को, अमूर्त भावों को, स्वारस्य को, आरोह अवरोह को, सजीव भावनाओं को बोलकर या लिखित रूप में जितनी विशदता के साथ व्यक्त कर सकते हैं, उतना अन्य किसी प्रकार से नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं इशारे में ही किसी को कह रहा हूँ तो यह 100% सत्य होगा कि वह मेरी भावनाओं को 100% नहीं समझेगा, लेकिन जब मैं उसके सामने वाक शक्ति का प्रयोग करते हुए भाषा को इंटोनेशन, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, बलाघात, संगम आदि का प्रयोग करते हुए अपने आंगिक साधनों से उसे कुछ कहता हूँ, तो वो मेरी बातों के भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेगा। इसीलिए भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। ओके, मूल रूप वाक्य है। जी हाँ, भाषा का मूल रूप वाक्य है। पद केवल व्यवहारिक है। यह तात्विक दृष्टि से देखा जाता है कि तो यह सिद्ध होता है कि भाषा का मूल वाक्य है। देखिए, भाषा का मूल वाक्य है कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी बात सामने वाला उसी समय समझेगा जब हम पूरा सेंटेंस कह दे। भाषा का जो संक्षिप्त यूनिट है या जो छोटी इकाई है, वास्तव में वो वाक्य है, जो सूझबूझ वाली इकाई है। ऐसे तो हम लोग बोलेंगे ध्वनि या वर्ण या शब्द या पद या पदबंध या उपवाक्य, तो ये नहीं है।
भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है और समझने वाली इकाई है वो है वाक्य। अतएव पाश्चात्य भाषा शास्त्री भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वाक्य ही वह सत्ता है जो मानव के विचार को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। वाक्यों का आधार विचार है और विचारों का मूर्त रूप वाक्य है। किसी एक भाव को मन में रखकर विचार किया जाता है, वह विचार पदों के द्वारा नहीं अपितु वाक्य रूप में होता है। वाक्य की सत्ता को सर्वोच्च माना जाता है। वाक्य के संगठक अवयवों का विभाजन करने पर हम पदों की सत्ता प्राप्त होती है। इस प्रकार पदों के निर्मापक अवयवों का परीक्षण करने पर वर्णों की सत्ता प्राप्त होती है। उपयोगिता एवं शास्त्र दृष्टि से वाक्य ही भाषा के सार्थक अंग है। तो हम लोगों को ये भी याद रखना है, भाषा का मूल रूप वाक्य है। जब वाक्य का हम विखंडन करेंगे तो हम लोगों को उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द, वर्ण और ध्वनि न जाने क्या क्या मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो सबसे छोटी इकाई वाक्य है। परंपरागत वस्तु है भाषा, परंपरागत वस्तु है। देखिए, भाषा एक सनातन वस्तु है जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। हम अपने परिवार में जो बोलते हैं वह हमें अपने माता पिता से मिलती है, माता पिता को दादा दादी से और उन्हें अपने पूर्ववर्ती पीढ़ी से। यह प्रवाह अनादिकाल से इसी प्रकार चला आ रहा है। समय के साथ भाषा बदलती रहती है परंतु उसका प्रवाह कभी खंडित नहीं होता। यदि हम किसी नई भाषा का निर्माण करना चाहें तो नहीं कर सकते। पिछली शताब्दी में विश्व के कुछ उत्साही बुद्धिजीवियों ने एस्पिरेंटो नाम की एक विश्व भाषा का निर्माण किया था। महानगरों में उसकी कक्षाएं चली और अनेक लोगों ने उसे सीखा भी, परंतु यह प्रयोग सफल नहीं रहा। कारण यही था कि यह प्रयास भाषा की प्रकृति के विरुद्ध था, क्योंकि भाषा परंपरागत वस्तु है, उसका निर्माण नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ बुद्धिजीवियों ने ना एक कृत्रिम भाषा का निर्माण किया था जिसका नाम था एस्पिरेंटो। हालांकि ये भाषा कुछ लोगों ने सीखी, लेकिन बाद में ये भाषा लुप्त सी हो गई। क्यों? क्योंकि ये परंपरा से नहीं मिली। इसके लिए हम लोगों को स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती थी, इसलिए ये भाषा चली नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाषा के अभिलक्षण से जुड़े कुल 17 बिंदुओं पर विचार किया। मैं मानता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा लंबा तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक साबित हुआ होगा। तो हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।